हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज द स्पेशल टेक्निक यूज टू फैक्टर इन इम्पैक्ट soaring or plummeting cost of goods in some region of the world have on the reported figure of the international companies। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ज़्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर एक कंट्री में, जिस भी कंट्री में वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अलग अलग कंट्री में उनको देखना होता है कि किस हिसाब से वहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है और किस तरीके से उनको वहाँ पे सरवाइव करना है। Financial system are adjusted according to the place indexes rather than rely slowly on the cost accounting basis to paint a clear picture of the firm financial position in the inflationary environment. The method is so also sometimes referred as a price level accounting। तो फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनता है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे तो चीज़ों को वैल्यूएट किया ही जाता है। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हो तो आपको आपके पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आप जिस भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो, आप सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब वहाँ की प्राइस लेवल बढ़ रही है, घट रही है, और आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप वहाँ पे सेल कर रहे हो, उसके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहा है। तो क्लियर पिक्चर जानने के लिए कंपनियां कॉस्ट अकाउंटिंग तो करती हैं, सारी कंपनी करती है, लेकिन जो कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में वर्क करती हैं वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी करती हैं, ताकि उनको कंपनी का क्लियर पिक्चर पता चले कि हर एक कंट्री में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है और किस हिसाब से उनको प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करना है। अब आते हैं हाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वर्क्स। When a company operates in a country where there is a significant amount of price inflation or deflation, historical information on the financial statement is no longer relevant to the countries. This issues in a certain cases, companies are permitted to use inflation adjusted figures, रास्टिंग नंबर्स और रिफ्लेक्ट्स द करेंट इकोनॉमीज वैल्यूज़। तो ऐसी कंपनीज जो अलग अलग कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको प्राइस इन्फ्लेशन का तो सामना करना पड़ता है। कहीं पे इन्फ्लेशन चल रहा है, कहीं पे डिफ्लेशन चल रहा है। तो ऐसी कंपनीज में केवल अकाउंटिंग, आप जो नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उससे आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन पे उस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करनी होती है, ताकि आप कंट्री की करंट इकोनॉमी वैल्यूज़ को समझें और सही तरीके से डिसीजंस लें। IAS 29 of International Financial Reporting Standard IFRS is the guide for entire whose functional currency is the currency of the hyperinflationary economy। The IFRS defines the hyperinflation as a price, interest, and wages linked to the price index raise 100% और cumulatively over the 3 years। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो हमारे IFRS के थ्रू भी इस चीज़ को बताया गया है IAS 29 में, कि जो इन्फ्लेशनरी जो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऐसे लोकेशंस पे हमें अपने प्राइस को, अपने इंटरेस्ट को, अपने वेजेस को बहुत ध्यान में रख के पेमेंट करना होता है। ठीक है? तो ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, एक बार में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो वहाँ पे हमें अपने प्राइस को भी उस तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ता है। चाहे वो वेजेस हों, चाहे वो आप इंटरेस्ट पे आपने लोन बोरो किया या फिर लोन दिया है, तो उस चीज़ों को आपको एडजस्ट करना होता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट जो होता है वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से ही हमको समझ में आता है कि किस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या प्राइस लेवल, क्या इंटरेस्ट लेवल, क्या मार्केट, क्या वेजेस लेवल हमको सेट करना है अपनी कंपनीज का। Companies that fall under this category may be required to update their statement periodically in order to make them relevant to current economic and the financial conditions, supplementing cost basis financial system with a regular price level adjusted statement। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी, ऐसी कंपनी जो इस कैटेगरी में आती हैं, वो समय समय पे अपने
स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली अपडेट करती हैं और अपने कॉस्ट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रेगुलर अपडेट करती हैं, ताकि उनका जो प्राइस लेवल है वो सब जगह सही तरीके से एडजस्ट हो और वो मार्केट में सही तरीके से फंक्शन कर पाएँ। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मैथड, अब के क्या मैथड यूज़ करते हैं हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते समय? देयर आर द टू मेन मैथड्स यूज इन द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग: current purchasing power CPP and current cost accounting CAA. Current purchasing power: under the current purchasing power method, monetary items and non-monetary items are separated. The accounting adjustment for the monetary item is subject to the recording of a net gain or loss, and non-monetary items are updated into the figures, which are conversion factor equivalent to the price index at the end of the period, divided by the price index at the date of the transaction. तो सीपीपी मेथड में हम करते क्या हैं, पहले अपने जो भी हमारे पास जिसका भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आइटम्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक मॉनेटरी आइटम में, एक नॉन मॉनेटरी आइटम में। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और जितने भी हमारे मॉनेटरी आइटम्स हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें कितना नेट गेन और नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। और उसके बाद जो हमारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं जिनका फिक्स वैल्यू है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके फिगर्स को कन्वर्जन फैक्टर इक्विवेलेंट टू द प्राइस इंडेक्स एट द, फिर जो उनका जो प्राइस इंडेक्स उस कंट्री का चल रहा है उसमें उसको हम कन्वर्ट करते हैं कि इसका क्या सही प्राइस होना चाहिए। फिर उसको हम डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स से, ताकि हमारा पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम कोई भी गुड्स का क्या प्राइस यहाँ पे रखना चाहिए। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। CCA, द CCA अप्रोच वैल्यू द एसेट्स एज द फेयर मार्केट वैल्यू rather than the historical value. The price incurred both the purchase of the fixed assets under the CAA. Both monetary and non-monetary item are restated to the current value. तो यहाँ पे ज़्यादा इजी है। जैसे ऊपर हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारे मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम थे उसको सेपरेट उनकी प्राइसिंग करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग असाइन कर देते हैं और उससे प्राइस का पता लगाते हैं कि अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस फ्यूचर में हम रख सकते हैं। अब आते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस। Requirements for the inflation accounting differs between the IFRS and GAAP. Both IFRS and GAAP are treated Argentina as a hyperinflation because cumulative inflation there only the past 3 years are exceeded 100%. However, the requirements they impose on the companies operating in the country varies. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अर्जेंटीना का एग्जांपल ले रहा है कि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया है, जहाँ पे 3 साल में 100% इन्फ्लेशन प्राइस में चेंजेस आया है। 100% मतलब प्राइस जो 100 रुपीज़ का सामान था वो 200 रुपीज़ का हो गया है। तो यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। IFRS permit the international business with subsidiaries in the Argentina to continue using the peso for their accounts, provide they reset them to adjust for the inflation. In in contrast, US firm with activities in Argentina are being forced to use the dollar as the functional currency, costing them the millions in the फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। तो यहाँ पे अब किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है तो उस कंडीशन पे अब यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है ये एक यूएस फर्म का दिया गया है। यूएस फर्म अब अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है अर्जेंटीना में जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो उस कंडीशन पे उसको नुकसान ना हो इसलिए वहाँ पे वो यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन करने चाहती है। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अर्जेंटीना में करना है यूएस कंपनी के साथ तो आप यूएस डॉलर में करिए, क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ के जो प्राइस होते हैं, प्राइस लेवल वहाँ मेंटेन नहीं होता और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। इंश्योरेंस कंपनी
Azurant Inc. warned it is in its annual report that the shift to using the US dollar from its Argentine operation mean non-US dollar denominated monetary assets and liabilities were subject to remeasure and resulting in the losses. तो अब यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये भी बताया कि अगर अर्जेंटीना में लोग यूएस डॉलर को यूज़ कर रहे हैं यूएस कंपनी के साथ, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो एसेट्स वहाँ पे आपने ख़रीदे हैं तो वो उसका तो प्राइस में चेंजेस तो होगा ही, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका कोई सॉल्यूशन इनके पास अभी नहीं है, लेकिन इनको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से ये सब सारी चीज़ें हमें क्लियर तो हो जाती हैं। अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो जो प्राइस लेवल में चेंजेस आता है जिसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारे लॉसेस कंपनी के हो जाते हैं, तो इन लॉसेस से बचने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कंपनीज करती हैं। अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कम्स विथ मैनी बेनिफिट्स, चीफ among them matching current revenue with current cost provide a much more realistic breakdown of profitability। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे आपको करंट का जो रेवेन्यू है पता होता है कि आप करेंटली किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, करंट का कॉस्ट पता होता है कि आप सही तरीके से आपकी कॉस्टिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच आप वर्क करते हो तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ पे आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। ऑन द फ्लिप साइड, providing adjusted figure can confuse the investor and give companies the opportunities to flag numbers that shine in the better light. The process of adjusting accounts to the factor is in pricing changes can result in the financial statement being constantly restated and altered। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए पॉजिटिव पॉइंट तो है, नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है कंपनी में, क्योंकि समय समय पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और साथ ही साथ जो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमको अपने अकाउंटिंग में भी करनी पड़ती है जनरल प्राइस लेवल को लेकर, क्योंकि हर जगह पे प्राइस लेवल सेम नहीं होते हैं। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।